हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं आप लोगों का जीके जीएस का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप लोग को हम जीके का 10 से 11 क्लास आप लोगों को करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आप लोग को बन चुका है। उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं उन सभी क्लास को, और उस क्लासेस जो कराए हैं उन सभी क्लासेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए थे जो कि आप लोग को हम नहीं करा पाए थे। इसलिए हम सोचे कि आप लोग को इस क्लास के माध्यम से सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दें, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डिटेल में भी हम कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बताने वाले हैं। तो इसलिए ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस क्लास को, जिनको भी इस क्लास का ज़रूरत है। और अच्छा लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसका PDF हम आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज और आराम हराम का नारा किसने दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज और आराम हराम का नारा दिया था। ये तो हम लोग पढ़ लिए। उसके साथ देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन सभी को आप लोग को याद रखना है कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो वो आज आप लोग जान लीजिए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिए थे। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये दोनों नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चटर्जी, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आप लोग से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है? बंकिम चटर्जी है। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? वो भगत सिंह ने दिए थे। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। और पूर्ण स्वराज का नारा और आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? सेकेंड नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक। अब इसके बारे में हम कुछ और युद्ध है जो जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। कब हुआ? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। कब? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। कब? 1576 में हल्दी घाटी का तीसरा युद्ध हुआ। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। देखिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं। जब हम आप लोग का क्यूज लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, डेली आप लोग का 8:30 बजे होता है, उसमें आप लोग को देखते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत आसान क्वेश्चन को आप लोग गलती करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम जितनी भी क्लासेस करा चुके हैं ना, उन सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक। क्या? अच्छे तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, और जो क्विज कराते हैं उसमें आप लोग डेली आइए। ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग को हम जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराते हैं। बहुत से आसान आपसे हम देखते रहते हैं कि कौन कितना सही बताता है, और उसमें देखें ऐसा कि आप लोग सिंपल क्वेश्चन को गलती करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जो आप लोग को पढ़ाएं उन सभी को याद कीजिए। ठीक। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का हम लोग युद्ध पढ़ लिए, कब हुआ था? 1576 में। आगे है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो था 1191 में। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में।
पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। ठीक, तो तराइन का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192। पलासी का युद्ध हुआ 1757 और बक्सर का युद्ध हुआ 1764। देखिए आप लोग के एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में क्लास में ही घुस जाए, बाद में आप लोग को केवल रिवीजन करना पड़े। तो आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को क्लास में ही कुछ ना कुछ जरूर याद हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का तो हम लोग पढ़ लिए संस्थापक कौन है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वंश हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और जो भी मौर्य वंश के बारे में बताएं, मौर्य वंश का संस्थापक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरेक वंश, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश श्रीगुप्त। हरेक वंश बिंबिसार। मुगल वंश बाबर। खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी। और लोधी वंश बहलोल लोधी। ठीक, इतना पढ़ लिया, आगे देखते हैं। आगे हम लोग फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम लोग दिवस के बारे में आप लोगों को क्लास पहले भी करा चुके हैं, टोटल दिवस से जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है उस क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन तो करा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को हम क्लास में कराए थे, यहाँ पर भी देखें कि हो सके आप लोग भूल गए हो, इसलिए हम दोबारा इसको करवा दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस, जिसको लेबर डे बोलते हैं, 1 मई को, 1 मई आने वाला है, तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। आगे चलते हैं। विश्व युवा दिवस तो आप लोग को मालूम है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस ये दोनों अलग है। ठीक, विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों अलग अलग है, तो इसलिए आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इन दोनों बातों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि युवा दिवस देख लिए, विश्व युवा दिवस, और आप लोग 12 अगस्त मार दिए कोई आंसर में, तो ऐसा नहीं है। इसमें देखना है विश्व युवा दिवस लिखा हुआ है या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस लिखा हुआ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए हम आप लोग को इन दोनों क्वेश्चन को लिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस आप लोग को मालूम है कि कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। लेकिन आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें भी आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा कि शिक्षक दिवस जो टीचर डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर 5 सितंबर को, ये सभी को याद है। ठीक, और कहीं क्वेश्चन आप लोग को आ जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग तो 5 सितंबर मार देंगे आंसर में। लेकिन यहाँ पर आप लोग को याद रखना है आज से कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। और वहाँ पर आप लोग को विश्व युवा दिवस बताए और राष्ट्रीय युवा दिवस बताएं, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हो वो हम आप लोग के लिए इस क्लास में इसीलिए लाए हैं आप लोग के लिए कि जो आप लोग का जो जितने भी क्लासेस कराए हैं उनमें हम वो चीज़ नहीं करा पाएँ जो कि आप लोग को इस क्लास में हम करवाने वाले हैं।
असम राइफल्स का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग जान लीजिए कि असम राइफल्स की जो स्थापना हुई थी वो 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में हुई थी। और आप लोग को कमेंट करके बताना है बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। बीएसएफ की स्थापना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कब हुई थी। और असम राइफल्स की स्थापना आप लोग याद रखिएगा, हम पिछली बार भी करवाए थे जब आपका असम राइफल्स का एग्जाम हो रहा था, तो उस टाइम भी आप लोग करवाए थे ये क्वेश्चन, और इस बार भी करवा रहे हैं कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835। बार बार इसको बोलना है 1835 1835। और बीएसएफ की स्थापना आप लोग कमेंट कर बताना है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर है मुखौटा और युद्ध नृत्य। देखिए लोक नृत्य हर एक स्टेट का बहुत सारा होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य होते हैं जो कि ज़्यादा चर्चा में होते हैं, उसको पूछे जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो मुखौटा और युद्ध नृत्य है। और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। आगे गुजरात का क्या है? गरबा और डांडिया। क्या है? गरबा और डांडिया। बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम होगा ये। छत्तीसगढ़ का कर्मा और पंडवानी। बिहार का विदेशिया झिझिया लावनी। उड़ीसा का गोतीपुआ और उत्तर प्रदेश का कजरी और नौटंकी। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? लोक नृत्य फिर से एक बार आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि हम लोग पढ़े अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या होता है? मुखौटा और युद्ध नृत्य। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। गुजरात का गरबा और डांडिया। छत्तीसगढ़ का कर्मा पंडवानी। बिहार का विदेशिया झिझिया। महाराष्ट्र का लावनी। और उड़ीसा का गोतीपुआ और उत्तर प्रदेश का कजरी और नौटंकी। देखिए जीके जो है, कुछ बात आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। जीके आप लोग के बहुत सारे हैं, हम आप लोग को कितना भी पढ़ा दें लेकिन आप लोग के लिए कम होगा जीके, तो इसलिए हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़िएगा, साथ में साथ आप लोग किसी भी बुक से पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जीके आप लोग जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना आप लोग के लिए बेटर है। हम तो आप लोग के लिए करवा ही रहे हैं, इतना काफ़ी है, लेकिन आप लोग और भी ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जीके बहुत ज़्यादा ही पढ़ लीजिएगा तो वो भी आपके लिए कम ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 8 नंबर, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका उत्तर होगा बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कुछ और भी देश के हम लोग राष्ट्रीय खेल पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। चीन का टेबल टेनिस, कनाडा का आइस हॉकी, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तीनों देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। भारत का तो आप लोग जान रहे हैं हॉकी है। जापान जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। न्यूजीलैंड का रग्बी, और आगे बस इतना ही है। तो इन सभी राष्ट्रीय खेल है सभी देशों के, आप लोग को इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिस्मिल्लाह खां बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? शहनाई। बहुत अच्छे वादक थे शहनाई के। नेक्स्ट है, ब्लड का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? ये सभी को मालूम होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो ब्लड है वो लाल होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड आपका लाल होता है। और ब्लड के बारे में आप लोग को बता दें कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, और ये हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। ये 5 से 6 लीटर पुरुषों में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, और महिलाओं में ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। ठीक, 4 से 5 लीटर है। और आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग मात्र 1 यूनिट किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब कि 350 ml, मात्र 350 ml हम लोग एक बार में 350 ml किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को मालूम चली गई। आगे चलते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन है? शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा आपका न्यूट्रिशन है जो कि आपको शरीर में ऊर्जा देता है, ऊर्जा तो देता है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। एक फैट है, फैट भी जो है आपको ऊर्जा देती है, लेकिन फैट जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देती है, वो आपको ऊर्जा देती है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी नहीं देती है। और कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आप चावल में देखे होंगे, चावल आप लोग खाते होंगे तो जब खाने के बाद आपको लगता है कि हाँ एनर्जेटिक फील होता है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिशंस है जो कि आपको ऊर्जा देता है, लेकिन तुरंत ऊर्जा देता है। क्या? तुरंत आपको ऊर्जा देता है। आगे चलते हैं। आगे है प्रोटीन की खोज कब और किसने की थी। ये आपको हम कल क्विज में पूछे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाए थे, तो आप लोग यहाँ जान लीजिए कि जो प्रोटीन की खोज की थी वो किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। कब की थी? 1853 में। कब? 1853 में। एक और आप लोग याद रख लीजिएगा, ब्लड 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 ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। लिख देते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। स्टीनर, हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की, ब्लड की नहीं, ब्लड ग्रुप की। ठीक, और ये कब की थी? 1900 में। कहीं कहीं आप लोग को 1901 भी देखने को मिलेगा, तो 1900 या फिर 1901, तो 1900 इसका राइट आंसर होता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 में। और प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने 1853 में। और एक और विटामिन की खोज जो है कैसमिर फंक ने किया था। कैसमिर फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। कब? 1912 में। ठीक, 1912 में कैसमिर फंक ने। तो 3 चीज़ मालूम चल गया। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। प्रोटीन की खोज किसने की? बर्जीलियस ने 1853 में। और आपको विटामिन की खोज किसने की थी? वो कैसमिर फंक ने 1912 में। ठीक, तो इतनी सारी बातें आप लोग को हम बता दिए, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट नहीं किए होंगे, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर है स्माइलिंग टीथ किसे कहते हैं? जो आपका दांत है, जब आप लोग हंसते हैं तो आप लोगों को कुछ दांत आगे दिखाई देता है। ठीक, तो जो आपको दिखाई देता है वो स्माइलिंग टीथ, वो किसको कहते हैं? जो आपको आगे जो दो तीन दांत दिखाई देता है हंसने में, उसको हम लोग कृतंक बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। और जो इंसीजर का इसका काम क्या होता है? भोजन को काटने में। आगे का जो आपको दांत है जो हंसने टाइम आपको दिखाई देता है, उसको हम लोग कृतंक बोलते हैं। और इसका काम होता है, आप लोग पूछे भोजन का, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भोजन को काटने का काम कौन करता है? कृतंक। कौन करता है? कृतंक करता है। भोजन को काटने का काम करता है, कृतंक करता है। फिर आपसे पूछेगा कि भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, तो आप लोग को बताना है रदनक। कौन? रदनक, जिसको हम लोग इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। ठीक, रदनक भोजन को फाड़ने का काम करता है। और ये मांसाहारी जो जानवर होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और ये नुकीला होता है। आप लोग में हम लोग इंसान हैं, हम लोग में भी है। जो मतलब कि जो शाकाहारी जो जीव जंतु है, शाकाहारी बोले हम लोग नहीं, केवल शाकाहारी जीव जंतु, उनमें भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है। बस जो ज़्यादा विकसित होता है ये दांत रदनक, ये आपके मांसाहारी में होता है। क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं तो उनको फाड़ने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आप लोग शेर हो, बाघ हो, कुत्ता में भी देखे होंगे कि वो सब का दांत जो होता है थोड़ा नुकीला होता है। लेकिन वो तो आपको शाकाहारी में भी आते हैं, मांसाहारी में आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाघ है, शेर है, इन सब में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। तो उनको फाड़ने में मदद करने के लिए ये ज़्यादा विकसित उन लोगों में होता है। हम लोग में भी होता है, लेकिन ज़्यादा विकसित होता नहीं है। आगे चलते हैं। 13 हो गया। 14 छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक, और बड़ी आंत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक, तो इसको याद रखना है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। ब्लड शुगर को
कौन नियंत्रित करता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ होगा। और ब्लड शुगर को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक, ये आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चूना का उपयोग किया जाता है। 17 नंबर में चलते हैं। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में चूना का यूज किया जाता है। तो उसी तरह से मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक, आगे है, आगे देखिए ये आपका है लोहा के बारे में कि सबसे अच्छा लोहा कौन होता है। हम लोग पढ़े थे, आपको देखे होंगे, कोयला में पढ़े थे। ठीक, कोयला के बारे में 3-4 प्रकार होता है उसका। तो यहाँ पर आपका लोहा है, तो सबसे अच्छा लोहा जो होता है वो आपका मैग्नेटाइट होता है। सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट नंबर पर इसको प्रायोरिटी होती है कि सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। सेकंड नंबर पर हेमाटाइट होता है, जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, हेमाटाइट। ठीक, थर्ड नंबर पर जो सबसे अच्छा लोहा होता है वो लिमोनाइट। और फोर्थ नंबर पर सीडेराइट। ठीक, तो क्या आपको याद रखना है? याद रखना है कि सबसे अच्छा जो लोहा होता है, या ये सभी आपके लोहा के प्रकार हैं। ठीक, लोहा का प्रकार है जिसमें सबसे टॉप पर है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट को। सेकंड नंबर पे हेमाटाइट, थर्ड नंबर पर लिमोनाइट और फोर्थ नंबर पर सीडेराइट। आगे चलते हैं, आगे है 19 नंबर। और आप लोग बताइए, आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं? जिस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इतनी डिटेल में, अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग कमेंट करके एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा। ठीक, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं? आप लोग को मालूम ही होगा महाद्वीपों की कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है। कॉन्टिनेंट की संख्या हमारी 7 है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आप लोग आज से जान लीजिए। सिंपल क्वेश्चन ही गलती होते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ये तो बहुत सिंपल है, हमको आता है। हम कुछ भी लेते हैं तो आप लोग सिंपल ही क्वेश्चन गलती करते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक, तो 7 महाद्वीपों के नाम कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये सभी आपके हैं। ठीक, ये सभी आपके महाद्वीप हैं, यानी कि टोटल हमारे महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 के नाम आप लोग याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, ये हमारा लास्ट होगा, सबसे नीचे ये हमारा लास्ट होगा। ठीक, कि महासागरों की संख्या कितनी है? ओशियन की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। पांचों के नाम आपको याद होना जरूरी है। पैसिफिक ओशियन जिसको हम लोग हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। फिर आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में अटलांटिक ओशियन ही बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो ये आपके पांचों महासागर हैं। कौन है? पांचों महासागर। और ऊपर हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़े, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक, तो इन सभी को आप लोग को याद रखना है। जितने भी आप लोग को आज क्वेश्चन कराए इतना ही था, और इन सभी को आप लोग को याद रखना है। जितने भी हम क्लासेस कराए थे, 10-11 क्लास कराए थे, उन सभी में आप लोग का हम वो चीज़ करा दिए थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम देखें कि कुछ इम्पोर्टेंट आपका बच गया है जो कि आप लोग कराना जरूरी है, तो इसलिए हम आप लोग का ये थोड़ी लंबी क्लास होगी, 20-25 मिनट की क्लास हो गई होगी, जिसमें आप लोग को सारे अच्छे तरीके से बता दिए। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट में बहुत सारे 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन टाइप का आपको कराए हैं, ऐसा तो नहीं कराए हैं। समझाए कराए हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी बात बताए हैं, कुछ अपने से भी बात बताए हैं, जो लिखा हुआ नहीं था उससे एक्स्ट्रा भी आप लोग को बातें बताए हैं। तो उन सभी बातों को याद रखना है आप लोग को। और ये क्लास हम आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई इस क्लास में अगर आप लोग को समझ में नहीं आई हो बातें तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम तो आप लोग का है ही, उसमें आप लोग पूछिएगा तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आप लोग, और क्लास अच्छा लगा तो सभी लोग मिलकर एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं क्लास को, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी रीजनिंग का आप लोग का चल ही रहा है क्लास,
और आगे भी होता रहेगा। और क्विज आप लोग क्विज जो होता है क्लास में जो याद करते हैं उन सभी को याद करने के बाद आप लोग क्विज भी दिया कीजिए। 8:30 बजे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में होता है और इस क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट में जय हिंद कीजिएगा। जब आप लोग ख़त्म हो जाता है क्लास तो एक बार कमेंट करके जो बताइएगा, जिससे हमको मालूम चले कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है। क्लास ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन में आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसा लगा। कुछ राय देना हो आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।